नमस्कार साथियों, यादव विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जंग की जो बंदूकों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी गई थी। हाँ दोस्तों, ये है रेजांगला की कहानी। मैं बोला ये रजांगला है, इस पे किसी सिपाही के पीठ में गोली नहीं मिलेगी, सब गोली छाती में। वो जगह जहाँ 120 अहीर वीरों ने अपनी छाती को देश का ढाल बना दिया था। दुश्मन कंपनी हमारी पोजीशन के आगे निकल गई है, वो आपके पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। आई रिपीट, टेक योर पोजीशन। सोचिए, 120 के सामने 5000 लोग, क्या ऐसी लड़ाई जीती जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन अगर सैनिक अहीर हो तो सब कुछ मुमकिन है। दादा किशन की ये उस समय क्या बात है जब इंडिया चीनी बाई बाई बोल के बोल रहे थे। आज़ादी मिलके हमें 15 साल ही हुआ। ये उसी समय का बात था जो 1962 अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर 20 तारीख के दिन चाइना ने सडन में इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। इंडिया भी एक सोच में पड़ गया था, अभी क्या करना है। क्यों बोले तो हम लोग उस समय युद्ध के लिए भी तैयार नहीं थे। क्यों बोले तो आज़ादी मिलके हम लोगों को खाली 12 या 15 साल ही हुआ था। अभी अभी जो देश अंग्रेजों के हाथ से निकलने के बाद अभी अभी उभर के अपने पैरों पे खड़ा होने की स्थिति में था। उस स्थिति में चाइना ने 20 अक्टूबर को इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। तो अपने पास उस समय में सही बंदूकें नहीं थे, जो पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे। उस समय चाइना ने अक्टूबर 20 तारीख को इंडिया के ऊपर आके आक्रमण किया। तो अपने पास भी एक ही था, या डट के लड़के मर जाए या चौकी छोड़ के पीछे हट जाए। उसी दौरान अपने भी जो सैनिक थे वो लोग भी निरंतर हार रहे थे। चाइना भी एक एक चौकी कब्जा लेते हुए आपको लगातार 28 दिन हो गए। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर बोल सकते हैं। अक्सर चीन का जो अभी का प्रांत है वो कब्जा लेते हुए वो लोग आखिरी में रेजांगला के क्षेत्र में पहुंचे। उस दिन 18 नवंबर था। सुबह का 3:30 घाटी गोलियों की गूंज से कांप उठी। चीन का फौज ने हमला कर दिया और रेजांगला के अहीर जवान मौत के सामने डटकर खड़े हो गए। उन्होंने वायरलेस पर एक संदेश भेजा, गोलियां बारूद खत्म हो रही है, मदद भिजाइए। लेकिन जवाब आया, मदद नहीं भेज सकते, नीचे लौट जाइए। मगर वहां कौन थे? अहीर योद्धा, यादव योद्धा थे। वो लोग भी एक प्रण लिया कि हम लोग मर जाएंगे मगर ये चौकी छोड़ के वापस नहीं जा सकते बोल के। इसका भी एक बहुत बड़ा वजह था। क्यों बोले तो यहाँ जो चौकी 28 डेज से हर एक चौकी मार लेते हुए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी कब्जा करके आखिरी में 18 नवंबर के दिन रेजांगला क्षेत्र पे आए थे। वहां एक चिशुल चौकी था, वो समुद्री तट से 18,000 फुट के ऊपर था। उस समय नवंबर का महीना था, 18 नवंबर था। बर्फ से -20 से -30 डिग्री था। बर्फ गिर रहा था, पूरा कड़कती सर्दी थी। जहां अपना खून और हड्डी भी जम जाता, वैसी स्थिति में 120 जवान जो यादव समाज से थे, जिस चार्ली कंपनी, सी कंपनी बोलते हैं, कुमार रेजिमेंट के अंडर, उसमें 120 जवान तैनात थे। उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो मेजर शैतान सिंह जी भाटी जी थे। हम मेजर शैतान सिंह जी ने नीचे वायरलेस से एक मैसेज भेजा है कि चाइना ने हमारे ऊपर आके आक्रमण कर दिया है, आप हमें थोड़ा गोला बारूद एमिनेशन भिजाइए बोल के उन्होंने बोला। मगर नीचे से भी आपको एक जवाब मिलता है कि हम लोग आपको मदद नहीं कर सकते, आप नीचे लौट के आ जाइए।
अगर वहाँ पे आप रहे तो मर जाते, आज नहीं तो कल फिर चेनी वालों से हम लोग लड़ लेते, आप चौकी छोड़ के आ जाओ बोल के नीचे से संदेश आया। उसी समय मेजर शैतान सिंह ने भी पूरा अपना 120 जो जवान है वो लोगों को पूरों को बुला के पूछते हैं कि नीचे से हम लोगों का आदेश आया चौकी खाली करने के लिए, मगर अपने वाले भी पीछे पलट के जाने के लिए इनकार कर रहे थे। वो लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग ये चौकी खाली करके वापस चले आके गांव को जाए या घर में अपने पिताजी को, अपने बेटे को या हमारे बीवी के पास जाके क्या बोल के बोलना, हाँ देश का ऊपर चाइना वाले आक्रमण करे तो हम लोग चौकी छोड़ के खाली करके भाग गया बोल के बोलना, हम लोग नहीं करते साहब बोल के बोले। फिर से एक बार मैसेज भी जाए कि आप हमें जो भी है, जो भी गोलियां मदद कर सकते, जो भी गोलियां एमिनेशन है भिजा सकते भिजाइए बोल के फिर से एक बार संदेश नीचे भिजाए। फिर से नीचे से आपको यही आया कि आप वहां रहे तो नहीं बचते, आप ये हमारा बात सुन के नीचे लौट जाए बोल के फिर से एक बार नीचे से आदेश आया। फिर अपने वाले भी बोले, डटकर बोले साहब हम लोग तो मर जाएंगे मगर चौकी नहीं छोड़ते बोल के। वह एक बड़ा भी एक वजह था, क्योंकि 18,000 फीट के ऊपर अपने त्रिशूल घाटी पे एक हवाई पट्टी भी था। अगर वो हवाई पट्टी चाइना के अधीन में आ गया तो लगातार 28 डेज से जो अपन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हार गए, अगर ये चौकी भी हम लोग हार गए तो वो हवाई पट्टी पे चाइना वाले वो कब्जा लेते। अगर चाइना के अधीन में आ गया तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक भी आ सकते होंगे। अगर दिल्ली तक आके वो लोग दिल्ली को कब्जा कर लिए बोले तो आज फिर से हम लोग फिर चाइना के अंडर गुलामी करना पड़ता था बोल के वो लोग भी सोच के साहब हम लोग आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक लड़ते, हम लोग तो जब तक जीवित है जब तक तो चाइना वालों को हम लोग आगे तो नहीं बढ़ने देते साहब, ये हमारा संकल्प है। इसके ऊपर हमारा प्रॉमिस लिए थे वो लोग, बोले तो हम लोग मरने के बाद ही वो लोग हमारे लाश के ऊपर से हमें आगे जाना, हम लोग एक भी जना बचे तो हम लोग उनको तो आगे नहीं बढ़ने देते बोल के एक कसम खाए। उसी दौरान डट के लड़ने का प्रयत्न करें तो चाइना वाले आए 5 किलोमीटर, तो नीचे अपने रेडियो में बोले साहब 5 किलोमीटर के आगे बोले तो मेजर शैतान सिंह जी ने रुकने के लिए आदेश दिया। साहब 1 किलोमीटर पे आए बोल के बोले, फिर उन्होंने कहा रुक जाइए बोला, फिर 500 मीटर पे आगे फिर भी मेजर शैतान सिंह ने बोला रुकने के लिए कहा, लास्ट में 300 मीटर पे आए तो जब मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को ऑर्डर दिया कि फायरिंग शुरू कर दीजिए बोल के, उसी दौरान अपने पास पहले गोलियों से एक चाइना वालों को डट के बोल तो एक भी गोली वेस्ट नहीं कर लेते हुए चाइना वालों को पहले मार दी, गोलियां खत्म हो गई। अभी क्या करना बोल के सोच रहे थे, ठीक है गोलियां तो खत्म हो गया, अभी हम लोग उनको अपने बंदूकों के जो असला सामने रहता ना नाइफ बट उससे मारने का प्रयत्न करेंगे बोल के सोच लिए थे। उसी दौरान वो लोग चाइना वाले आके अपने ऊपर आ गए थे तो अपना बंदूक लेके वो लोगों को मारने गए, मगर वो लोगों के पास भी अत्याधुनिक वेपन्स था, अत्याधुनिक कपड़े थे, अपने भी जो बंदूक के सामने, राइफल के सामने जो बट है ना उससे भी मारे तो वो अंदर नहीं जा रहे थे, तो अपने वाले भी अपने पहाड़ी क्षेत्र था ना वहां से एक एक पत्थर उठा के एक एक को सर के ऊपर मार के उनको मार दिया, सर के ऊपर मार के उनको मौत का दरवाजा दिखाए। जब पत्थर भी खत्म हो गया वो लोग ऊपर आए थे तो अपने वाले भी नंगे, अपने वाले भी बिना बंदूक के बिना गोली के अपने हाथों से एक एक चीनी वालों को उठा के नीचे पटक के अपने कंधों पे, अपने बाजुओं पे उनका गला दबा के एक एक का सर को उठा के पटक के मारे। क्यों बोल तो अपने वाले भी हरियाणा से राजस्थान से वाले थे, दूध दही खाने वाले थे, एक एक पहलवान थे, तो आखिरी सांस तक ऐसी दहाड़ कर चाइना वालों के ऊपर मार लेते गए। मेजर शैतान सिंह ने भी कहा मुझे यहीं पे रोकिए, मुझे नीचे नको लेके जाइए, मैं यहीं से आपका वो देख तू बोल के बोले। उसी दौरान अपने वाले भी डटकर कोई भी आया वो लोग को मार लेते हुए, वो लोग का बंदूक छीन लेते हुए, वो लोग को वापस मार लेते हुए गए थे।
तो मेजर शैतान सिंह ने जब रामचंद्र जी को बुलाया, रामचंद्र जी आप जाके नीचे बोलिए। बोले तो रामचंद्र जी भी इनकार कर रहे थे, साहब आपको छोड़ के मैं अपना कंपनी को छोड़ के मैं नीचे नहीं जाता साहब बोल के बोले। उन्होंने भी एक आदेश दिया, आप हमारा मेजर का आदेश नहीं सुनते क्या रामचंद्र बोले। तो रामचंद्र जी ने भी बोला, साहब आपने ही कहा युद्ध क्षेत्र में एक सोल्जर का भी आदेश मानना पड़ता है एक बार बोल के बोला। तो जब मेजर शैतान सिंह ने जो बोला, रामचंद्र जी आप बोल रहे सो ठीक है, मगर आप अगर ये संदेशा नीचे अपना हेडक्वार्टर्स में नहीं बोले तो वो लोग समझते कि हम लोग रात में सोते हुए ही सेना वालों के हाथ में मर गए बोल के समझते, जो अपने वाले इतना पराक्रम से लड़के अभी अब तक भी नहीं बनने दिए। ये इतिहास अगर आप ये इतिहास अगर आप वहां पे नहीं बोले तो ये कोई भी नहीं समझते अपने वाले इतना बहादुरी से लड़ रहे बोल के बोले। तो फोर्स करे तो उन्होंने भी जाके नीचे चले गए। उसी दौरान मेजर शैतान सिंह जी ने भी मेजर शैतान सिंह का भी निधन हो गया था। तो अपने वाले भी सोचे अगर कुछ हो गया तो अपना मेजर साहब का जो पार्थिव देह है ना वो चाइना के वाले का अंडर में नहीं आना बोल के वहां पे ही एक जगह लगा के बर्फ से उनको पूरा ढाक दिए थे। उसी दौरान लगातार अपने वाले भी चाइना वाले के ऊपर बोले तो आपको घायल होने के बावजूद वहां पे एक नर्सिंग असिस्टेंट थे, वो जाट कम्युनिटी से भी थे। उन्होंने आके जो घायल हो रहे इमीडिएट पट्टी मरम्मत करवा रहे, इलाज करवा रहे, फिर जाके युद्ध क्षेत्र पे ऐसे लड़ रहे उन्होंने। तो उतना बहादुरी से लड़ लेते हुए आखिरी में 1350 करीबन 1350 सैनियों को मार दिए थे। वो युद्ध देख के बाकी जो चाइना के 2000 से 2500 लोग हैं ना, वो युद्ध स्थल छोड़ के वापस भाग गए थे। तो उसी दौरान अपने भी 120 में से 114 लोग शहीद हो गए थे, वीर गति प्राप्त कर दिए थे। तो वहां से अभी चाइना के जो ऑफिसर्स रहते ना, अपने वाले क्यों ऐसा वापस भाग के आ रहे बोल के एक बड़ा कंपनी को लेके आगे बढ़ के चेक कर रहे थे कितने हजार लोग वहां ये त्रिशूल घाटी पे तैनात है बोल के। उसी दौरान वो लोग आगे देख लेते गए तो वहां खाली एक छोटा सा कंपनी था, 120 लोगों का एक कंपनी था। वो 120 लोग 1350 सैनिकों को मार दे के बाकी 2000 से 2500 3000 भी बोल सकते उतना लोगों को वापस भगाने का काम किया। ऐसा वीर शहीद कौन है बोल के वहां जाके देखे तो 100 लोग तो ऑलरेडी शहीद हो गए थे, बचे बुरी तरीके से घायल हुए वाले 6 लोग थे। उसमें से वो लोग को बंदी बना लेके पूछे, आप कौन है, आप लोग इतना धैर्य साहस से कैसा लड़े आप लोग। बोले तो जो बंदी बन गए थे ना वो लोग बोले हम लोग यदुवंशी समझते थे, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, हम अपना जान भी देते मगर पीछे नहीं हटते, इसी क्रम में हम लोग डट के लड़े बोल के बोले। तो वो लोग भी अपने 120 लोगों का ये शौर्य पराक्रम देख के चाइना के जवान होने के बावजूद भी उनका बंदूक उल्टा लगा के अपना हेलमेट वहां पे लगा के नीचे एक चिट्ठी लिख के गए, आज तक हमारा इतिहास में और हम लोग दुनिया में ऐसा युद्ध तो नहीं देखे जो 120 लोग 5000 के ऊपर मुकाबला करके इतने लोगों को मारा है। ऐसा वीर जवान को हम लोग सैल्यूट करते बोल के द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, हम लोग आज तक ऐसा लोगों को नहीं देख के बोल के चाइना वाले चिट्ठी लिख के सलामी करके जो बाकी लोग थे ना वो लोगों को कैदी बना के वापस चले गए। उसी दौरान हम लोगों को नीचे रामचंद्र जी जाके बोले, साहब हम लोग 120 लोग चाइना वालों को आगे नहीं बढ़ने दिया, अभी युद्ध चल रहा है, मेजर शैतान सिंह जी के आदेश से मैं आके आपको स्टोरी बोलने आया बोल के बोले। तो नीचे वाले भी यकीन नहीं करे, आज तक का इतिहास में 120 वाला कंपनी 4-5 हजार लोगों को कैसा मार सकता रामचंद्र, तुम युद्ध स्थल से तुम्हारा जो कंपनी को छोड़ के तुम वापस भाग के आगे, अगर तुम ये बोल रहे हो गलत हुआ तो तुम्हारे भगोड़ा घोषित करके जेल में डालते बोल के बोले। तो रामचंद्र जी ने बोला, साहब
आके आप ऊपर देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहे तो मुझे फांसी भी दे दीजिए बोल के उस दिन बोले। तो ये रिकॉर्ड्स में एंट्री हुआ। उसी दौरान जो चाइना वाले थे ना, 19 नवंबर को ये युद्ध जब समाप्त हुआ, वापस जाके अपना चाइना के हाईकमांड में जाके बोले, सर अपने वाले वापस भाग के आगे एक एक जने काम पे आगे बढ़ने के लिए भी काम पे। क्यों बोले तो मैं भी जाके देखा, वहाँ 120 का छोटा कंपनी था और आगे गया तो कितने लोग रहते या क्या रहता नहीं पता, अपने वाले भी आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों बोले तो लगातार 28 डेज से अपना जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना ज्यादा एक चौकी पे हुआ। हम लोग भी इससे आगे नहीं बढ़ते साहब बोल के बोले। तो वो लोग सोच विचार करके 21 नवंबर को वो लोग भी बोला यूएनओ का प्रभाव से हम लोग सीज फायर कर रहे बोल के बोले। मगर ये लोग इसलिए सीज फायर का आदेश दिए, रेजांगला के ऊपर हमने 120 बहादुर जो पराक्रम से लड़े ना, वो लोगों के डर से ये लोग भी सीज फायर का आदेश आया। तो ये बात अपने हाईकमांड को भी नहीं मालूम था। अपने हाईकमांड वाले भी कुछ भी नहीं करने की स्थिति में सीज फायर को एक्सेप्ट कर दिए, ठीक है बोल के बोले। वो लोग भी एक कंडीशन लगाया, जब हम लोग कहाँ हैं वहां से ही हमारा क्षेत्र होता, जो जहां ठहरा वो उनका ही क्षेत्र है बोल के उसमें लिखा हुआ था। हम लोग भी ये आदेश मान के सीज फायर का बोले लेके युद्ध समापन हो गया। पूरे लोग बोलते कि 1962 का युद्ध जो है चाइना के हाथ में इंडिया हार गया बोल के, बिल्कुल एक गलत है। चाइना ने मजबूरन होके अपने घुटना टेक के अपने 120 जवानों के सामने घुटने टेक के वापस भाग गया बोल के गर्व के साथ हम लोग बोल सकते। उसी दौरान एक गाना, लता मंगेशकर जी का एक गाना आया, उस गाने में है, हे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाने में एक लाइन भी था, एक एक ने 10 को मारा, एक एक ने 10 को इसी चौकी पे मारा, रेजांगला की चौकी पे ही मारा, चिशुल चौकी पे ही मारा। वो भी कौन थे? यादव थे। मगर एक गाने में, उसमें पूरा गाने में आपको मद्रास, सिख, ईसाई, जाट, मराठा, गोरखा बोल के भी नाम आया, मगर वो पूरा गाने में आपको कहीं भी यादव समाज का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया बोले तो हमारे एक रेजिमेंट नहीं था। हमें भी अफसोस करने का बात है कि इतना बड़ा जीत हासिल करने के बाद भी अपना समाज का नाम, राइज रेजिमेंट का नाम आज के डेट में भी कहाँ पे भी नहीं है। इसीलिए उसके पहले भी मैं और एक कहना चाहता हूँ कि जो अपने वालों का लाश भी, शहीद लोगों का लाश भी कब मिला मालूम आपको? 3-4 महीने के बाद मिला। 1963 फरवरी का महीने में जब समर स्टार्ट होता, थोड़ा थोड़ा बर्फ पिघलने लगता ना, उस समय ही ये भेड़ बकरी गडेरिया रहते ना, पहाड़ी पे भेड़ बकरी चलाने वाले, वो लोग ने देखा वहाँ कुछ इंडियन सोल्जर्स का लाश पड़ा हुआ था बोल के नीचे जल्दी जाके नीचे हेडक्वार्टर्स में बोले, साहब आप लोगों का, जवान लोगों का कुछ लाश दिख रहा है बोले। तो जब इंडियन रेड क्रॉस वालों के संयोजन से और अपने वाला भी एक रेस्क्यू टीम भिजा के बर्फ को थोड़ा थोड़ा हटा लेते हुए चेक कर रहे, तो सोल्जर्स उस दिन भी बोले, रामचंद्र जी को भी साथ में ऊपर लेके गए। तो अपने जो कमांडर साहब रहते हैं ना, उन्हें बोले, रामचंद्र जी हम लोग अभी ऊपर आए, आपका बात कहीं भी गलत हुआ तो आपको जेल में डालते, देख लीजिए बोले। तो रामचंद्र जी डट के एक बात बोले, साहब मेरा बात अगर गलत हुआ है तो फांसी, उस दिन भी बोला फांसी दे दीजिए, आज भी बोला फांसी दे दीजिए बोल के बोल रहा। तो उसी दौरान वो लोग अपने वालों का बर्फ से निकाल के उनका शहीद जो है ना, वो लोगों का लाश बाहर निकाल रहे। तो सोल्जर्स होने के बावजूद भी, जवान होने के बावजूद भी एक एक ने आंसू बहाया था। आंसू क्यों बहाया? वो लोगों को मरने के बाद बोले तो आपका हाथ टूट गया, मगर दूसरा इसको पट्टी बैंडेज लगा के दूसरा हाथ से लग रहे। वहाँ पे सिंगल बैलेट 305 राइफल था, बोलते एक एक गोली डाल के मारने वाला। वो एक एक गोली डाल के मारने के क्रम में आपका एक उंगली टूट गया, तो दूसरा उंगली लगा के ऐसी युद्ध कर रहे थे। एक हाथ टूट गया तो दूसरे हाथ में ग्रेनेड फेंक रहे थे, दूसरे हाथ में पिन पकड़ के ग्रेनेड फेंक रहे थे।
हाँ, एक के हाथों में गर्दन था, चीनी वालों का गर्दन था। पूरा आपको चौकी में किसी भी शहीद के पीठ के ऊपर गोली नहीं दिखता। पूरे लोग अपने सीने पे, माथे पे, सिर पे गोली लगा हुआ था। किसी के पीठ पे भी कोई भी मरते रहने के बावजूद भी, मरने के बाद भी अपने वीर जवान लोग देश के लिए लड़ रहे थे बोल के बोल सकते। ऐसा इतिहास हम लोग सारे दुनिया को बताने के लिए, जो हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के शताब्दी वर्ष चल रहा है, अपना समाज का इतिहास, ये 120 लोगों का इतिहास बताने के लिए हम लोग ये रेजांगला रज कलश यात्रा बोल के एक शुरू करें। उसी दौरान देश भर में घूम लेते हुए अपना इतिहास बता रहे। एक मांग के साथ हमारे को भी एक आहिर रेजिमेंट चाहिए। क्यों बोल तो आहिर वाले या यादव वाले यादव के लिए थोड़ी लड़े, देश के लिए लड़े। अगर उस दिन वो लोग नहीं है तो आज हम लोग चाइना के गुलामी करना पड़ता था। ऐसे ही बोले तो आपको 1999 के वार टाइगर हिल्स पे जो अपना झंडा लहरा है योगेंद्र यादव जी है, जो जीवित व्यक्तियों में से परमवीर चक्र 3 लोगों को मिला, उसमें से एक यादव समाज वालों को मिला बोल के गर्व के साथ बोल सकते हैं। वैसे ही कमलेश कुमारी जी, जगदीश जी, कमलेश कुमारी जी 8 गोली खाने के बाद भी पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ था, 8 गोली अपने सीने में खाने के बाद भी डोर के पास ठहर के किसी को भी अंदर नहीं आने दी। अब तक का इतिहास में 2 ही महिलाओं को अशोक चक्र मिला, उसमें से अशोक चक्र यादव समाज के कमलेश कुमारी जी को भी मिला। वैसे ही बोल लेते गए तो अनेक इतिहास है। आपको आज के डेट में ओबीसी आरक्षण किसने दिया बोले तो 95%, इंडिया के 95% लोग बोलते अंबेडकर जी ने दिए। मगर अंबेडकर जी भी सम्माननीय है, मगर अंबेडकर जी ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मंडल कमीशन के द्वारा आज जो ओबीसी का फल मिल रहा है, मंडल कमीशन के द्वारा मिल रहा है। वो मंडल कमीशन किसके नाम पे आया? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी भी 1 महीने का बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो भी यादव समाज से थे। बोले तो मेरा कहना क्या है बोले तो यादव समाज खाली यादवों के लिए नहीं, अन्य छोटे छोटे एससी रहने दो, ओबीसी रहने दो, एसटी रहने दो, हर एक वर्ग के लिए सोचता, एक बड़े भाई के रूप में सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सोचता। जैसा कि हमारे कृष्ण भगवान का आदेश, कृष्ण भगवान जैसा उनके कदमों नक्शे पे चल लेते हुए यादव समाज भी हर एक को आगे बढ़ाने के लिए सोचता। इसी दौरान हम लोग ये यात्रा निकाल के हर एक देशवासियों को 1962 का इतिहास बताने थे। 1962 में इंडिया नहीं आ रहा चाइना से, मालूम नहीं हो कि अपने वाले सरेंडर का प्रस्ताव स्वीकार करके है बोल के है। मगर आप लोग भी ये इतिहास सभी लोगों को बोलते बोल के मैं भी समझ लूँ। ये इतिहास पूरे लोगों को बताइए, अपने समाज वालों को बताइए, अन्य समाज वालों को बताइए, देश के लिए यादव लोग क्या क्या कुर्बानी करे बोल के। इसी दौरान यह हमारा जो यात्रा है 18 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर में समापन हो रहा है। उस दिन देश भर से हर एक जिले से लोग आ रहे हैं इसको मदद देने के लिए। और मैं सभी देशवासियों को, यादव ने हर एक देशवासियों को, क्यों बोले तो कलश यात्रा में भी हम लोगों को हर एक समाज वाले आके इसको मदद कर रहे थे। यादव समाज वाले यादवों के लिए नहीं, हर एक समाज वाले करते बोल के वो लोग जो मालूम हुआ वो लोग भी आके ये अपना ये लोगों का भी बात करेक्ट है बोल के मदद प्रकटित करे थे। तो मैं भी पुरन सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जंतर मंतर को आइए, यादव लोग भी आए, अन्य समाज वाले भी आके अपना ये जो है मांग गवर्नमेंट को बोलने के लिए। क्यों बोले तो हम लोग एक नाम के लिए लड़ रहे। अगर आपको मोदी जी को बीजेपी पार्टी से बीजेपी का नाम निकाल दे के बोले तो मोदी जी को कौन पहचानते? राहुल गांधी जी को कांग्रेस का है बोल के पहचानते। अगर कांग्रेस नहीं है तो इंदिरा गांधी को कौन पहचानते थे, राजीव गांधी को कौन पहचानते थे, राहुल गांधी को कौन पहचानते? ऐसे बोले तो आपको आम आदमी भी बोल सकते, केजरीवाल को आम आदमी पार्टी से निकाल दीजिए तो केजरीवाल को कौन पहचानते? अखिलेश जी को भी समाजवादी पार्टी है, या तेजस्वी को आरजेडी पार्टी है। नाम के लिए नाम के साथ ही लड़ रहे ना वो लोग भी। हम लोग भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी जो भी गवर्नमेंट है या प्रतिपक्ष में बैठे वाले हैं वो लोग
हमारा ये बात को सुन के आपका भी मदद हमारे को चाहने के लिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर सभी लोग आइए। 18 नवंबर को जो ये यात्रा का समापन हो रहा है उसको मदद देने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।